अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ना लास्ट टाइम जो है ना हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि जो हमारे पास शेफ्ट की डिज़ाइनिंग होती है, तो उसमें हम लोग जो है वो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और स्टिफनेस को जो है ना ज़्यादा फोकस करते हैं शेफ्ट की डिज़ाइनिंग में। तो इसमें होता ये है कि डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो केसेस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो मेन है वो स्ट्रेंथ है, और रिजिडिटी और स्टिफनेस हम जो है ना वो इसको नहीं इतना ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ऑन द डिजाइनिंग शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ जो है ना हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो स्ट्रेंथ ही होगा। उसमें जो है ना मैंने आपको बताया था, हमने ये चार केसेस हैं हमारे पास। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ की डिजाइनिंग की बात करें, डिजाइनिंग ऑफ शाफ्ट की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, द फॉलोइंग केसेस में बी कंसिडर्ड। उसमें हमारे पास शाफ्ट सब्जेक्टेड टू स्टिंग मूवमेंट फॉर टॉर्क ऑन है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट ओनली, ठीक है। कि जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है ना हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है, और टॉर्क सिर्फ जो है ना कंसिडर कर रहे हैं। और इसमें जो है ना हम बेंडिंग मूवमेंट कंसिडर कर रहे हैं। और थर्ड हमारे पास क्या है कि दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। और थर्ड जो है ना हमारे पास सॉरी फोर्थ जो है ना उसमें टॉर्जनल और बेंडिंग के साथ साथ हमने एक्सियल लोड को भी एडिशन कर दिया, ठीक है। तो अब हम जो है ना सबसे पहला केस देख लेते हैं जिसमें हमारे पास शेफ्ट से ट्विस्टिंग मूवमेंट है। ये देखेंगे, उसके साथ दो तीन एग्जांपल्स करेंगे ताकि जो है ना थोड़ी सी हमें क्लियर हो जाए कि अगर सिर्फ शाफ्ट में से ट्विस्टिंग मूवमेंट इन्वॉल्व है ओनली, तो इसकी डिजाइनिंग किस तरह करनी है, ठीक है। तो एक सिंपल सा हम जो है ना वो ले लेते हैं। शाफ्ट सब्जेक्ट टू ट्विस्टिंग मूवमेंट ओनली की बात करें तो मतलब शाफ्ट सब्जेक्ट टू ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क ओनली व्हेन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट में बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग टॉर्जन इक्वेशन। वी नो दैट टी जो है ना फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना ट्विस्टिंग मूवमेंट है, और ये टॉर्क इसको हम ले रहे हैं जो कि शाफ्ट पे जो है ना एक्ट कर रहा है। और उसमें जो आपके पास जे है, जे की जो वैल्यू है वो बेसिकली जो है ना वो शो कर रही है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो उसकी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो शो कर रही है। इस तरह टॉ की वैल्यू जो है ना वो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की जो है ना वो शो कर रही है। आर जो है ना आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द मोस्ट आउटर मोस्ट फाइबर है, जो कि हम डी बाई टू भी लिख सकते हैं। जो आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, टोटल जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है उसका हाफ जो है ना वो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस से जो आउटर मोस्ट फाइबर है उसका डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो एक बड़ी फेमस इक्वेशन है जो है ना हम बार बार इसको कर भी चुके हैं, पहले भी हम लोगों ने इसको किया है। तो जिसमें जो है ना हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, टी बाय जे इजिकल टॉ बाय आर, ठीक है। इसमें जो है ना क्योंकि ये सॉलिड शेफ्ट है, राउंड शेफ्ट है, तो उसमें जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एज यूजल जो आप लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था या जो आपके पास आप पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सॉलिड शेफ्ट का लेते हैं हम जो है ना वो पाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय डी की पावर 4 लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना अगर हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को डालें और इसमें आर की वैल्यू डी बाई टू डालें, तो ये इक्वेशन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। टी बाई पाई बाय 32 मल्टीप्लाई डी बाई फोर इजिकल टू टॉ, ऐसे लिख दिया हमने। और आर की जगह हमने डी बाई टू लिख दिया। तो यहाँ अगर हम टॉर्क की जो है ना वैल्यू यहाँ पर है इसको लें, और ये जो ये आपके पास इक्वेशन का ये पार्ट है इसको हम इस तरफ ले जाएं, तो हमारे पास यहाँ पे जो है डी की वैल्यू जो है ना वो 3 रह जाएगी। और आगे पास ये जो 2 है, ये 32 है, ये भी आगे पास 16 रह जाएगा, बिकॉज ये आगे पास जो 2 है यहाँ से इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी पाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय टॉ मल्टीप्लाई बाय टी की पावर क्यूब। तो हम यहाँ से जो है ना अगर आपके पास टॉर्क की वैल्यू गिवन है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ हम डी की वैल्यू शेफ्ट की जो है ना वो निकाल सकते हैं। आपको कितना जो है ना वो शेफ्ट का डायमीटर चाहिए होगा इस टॉर्क को और शेयर स्ट्रेस को बेयर करने के लिए, ठीक है। ये आपके पास केस था सॉलिड शेफ्ट के लिए। अब सेकंड जो है ना हमारे पास जो है ना केस आता है होलो शेफ्ट के लिए। तो होलो शेफ्ट के लिए क्या है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना हम थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। तो उसमें जो आपके पास होलो शेफ्ट है, इसमें जो है ना वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी नॉट की पावर 4 और आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर की पावर जो है ना हम इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि बीच में ये शेफ्ट जो है ना होलो होती है। तो हम इस डायमीटर को सिर्फ कंसीडर करते हैं जो आपके पास आउटर है और इनर है, ठीक है। तो जो है ना इसमें जो है ना अगर आप डी नॉट और डी आई जो आपके पास वो आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर ऑफ शेफ्ट है। और इसमें अगर आर की वैल्यू देखें तो आर की वैल्यू यहाँ पे आउटर डायमीटर से हम लेते हैं, आउटर डायमीटर और डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इनर डायमीटर की वैल्यू नहीं लेनी,
क्योंकि जो डायमीटर है वो जो इसका डायमीटर ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ शैफ्ट है उसको वही, कि आपने जो लास्ट टाइम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि आउटर मोस्ट फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास रेडियस होता है। तो आउटर मोस्ट रेडियस, आउटर मोस्ट फाइबर जो होती है वो ऑब्वियस बात है वो आपके पास आउटसाइड डायमीटर के अंदर होती है, तो इस वजह से हम इसको आउटसाइड डायमीटर लेते हैं। और हमारे पास अगर हम इस वैल्यू का गेन जो है ना उसी फॉर्मूला में करें, टी बाई जे इजिकल टू बाई आर के इक्वेशन में जो हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ी थी, तो इस इक्वेशन में ये टी बाय पाई बाय 32, ये आपके पास जे की वैल्यू आ गई, जिसमें जो है ना होलो शेफ्ट का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डी नॉट पावर की पावर 4 माइनस टी इन की पावर डी आई की पावर 4, और इस तरह आर जो है आपके पास डी नॉट ओवर 2 आ गया। तो इसमें इक्वेशन आगे पास बन जाएगी पाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय टॉ और डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 डिवाइड बाय डी नॉट। ठीक है, तो इसमें जो है ना अगर हम के जो है ना वो इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर का जो है ना अगर रेशो लेते हैं, तो इसमें जो है ना आपके पास होता ही है कि अगर हम इसमें जो है ना वो ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं डी नॉट की पावर 4 डिवाइड बाई डी नॉट, तो इसमें आपके पास बच जाता है इधर 1 आ जाएगा और ये आपके पास डी आई और ये आपके पास डी नॉट आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन इसको जो है ना हम डी आई और डी नॉट को मैंने बताया हम जो रेशियो है उसको हम के ले लेते हैं, तो ये हमारी यहाँ पे जो है ना वो ये पावर कट जाएगी तो हमारे पास डी नॉट की पावर 3 रह जाएगी। तो इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं पाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय टॉ मल्टीप्लाई बाय डी नॉट की पावर 3 और 1 माइनस के की पावर 4। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ये दो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ ली। एक इक्वेशन आपके लिए है जब हम सॉलिड शेफ्ट यूज करते हैं, दूसरे आपके पास जब होलो शेफ्ट होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन जो है ना वो हम यूज़ करते हैं शेफ्ट की डिज़ाइनिंग में, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ टॉर्क जो है ना वो जिसको टॉर्क की जो है ना हम जो स्ट्रेंथ है उसमें टॉर्क जो है ना इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें सब कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, अगर हम उसको जो है ना वो देख लें, तो इसमें होता ये है कि जब हम होलो शेफ्ट की बात करते हैं, द होलो शेफ्ट आर यूजुअली यूज इन मैरीन वर्क। तो ये जो आगे पास मैरीन वर्क है, आगे पास जो अंडर वाटर जो आगे पास शिपमेंट्स होते हैं या जो सब मैरीन होती हैं, तो उधर जो है ना हम होलो शेफ्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि दी शेफ्ट आर स्ट्रॉन्गर पर केजी ऑफ मटेरियल एंड दे मे बी फोल्ड एज मेटल, thus making the material more homogeneous than it would be possible for a solid shaft। तो इस केस में होता ये है कि आपके पास इतना ज़्यादा जो है ना उसको फोर्स किया जाता है मेंटल के अंदर, कि उसमें जो है ना वो मटेरियल जो है ना वो इतना ज़्यादा होमोजेनियस होता है कि वो जो है ना उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि वो जो आपके पास सॉलिड शाफ्ट का जो है ना वो जो एक उसकी वर्किंग है उसके जो है ना साथ जो है ना वो मतलब उसकी इतनी स्ट्रेंथ हो जाती है कि वो उतनी वर्किंग दे सकता है जितनी जो है ना आपके पास सॉलिड शाफ्ट। लेकिन इसमें होता ही है कि जो आपके पास होलो शाफ्ट होता है उसका वेट कम होता है एज कम्पेयर टू जो सॉलिड शाफ्ट होती है। तो ये obvious सी बात है कि इतना अ, जो है आपके पास जितना आप उसमें मटेरियल निकाल देंगे तो उसका जो है ना वेट कम हो जाएगा। तो इसमें जो है ना एक पूरा जो इनर जो एक आपके पास मखसूस एरिया होता है होलो के अंदर, वो एरिया निकाल दिया जाता है। तो लेकिन इसमें फोर्ज करने के बाद जो है ना हम उसको इतनी ज़्यादा वो ले लेते हैं कि उसमें आपके पास जो पॉसिबल जो आपके पास सॉलिड शाफ्ट का जो एफिशिएंसी है वो हम होलो शाफ्ट से ले लेते हैं। तो व्हेन अ होलो शाफ्ट इज मेड इक्वल टू स्ट्रेंथ टू अ सॉलिड शाफ्ट, द ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ बोथ द शाफ्ट मस्ट बी सेम। तो उसमें जब हम कह सकते हैं कि जब होलो शाफ्ट से आप इतना ही स्ट्रेंथ ले रहे हैं, वो उतनी ही स्ट्रेंथ है जितनी जो है ना आपके पास सॉलिड शाफ्ट की है, तो उसमें क्या है फिर जो ट्विस्टिंग मोमेंट है वो हमारे पास दोनों की सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है अदर वर्ड से मटेरियल ऑफ द बोथ ऑफ द शाफ्ट, जो हमने टॉर्क के लिए जो फार्मूला निकाला था होलो शाफ्ट के लिए और जो हमने सॉलिड शाफ्ट के लिए निकाला था वो आपके पास सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ना आपके पास हम जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो उसको ये आपके पास जो पूरी वैल्यू है डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 डिवाइड बाई डी नॉट, तो इसको जो है ना हम जो है ना वो टी थ्री की को लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमने इस पूरी इक्वेशन को जो है ना ये जो आपके पास ये पार्ट आपके पास इसको डी थ्री की को लिख लिया। इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह ये हुई कि हमने इसको जो है ना इसमें जो है ना ये जो इक्वेशन है इसको हमने डी थ्री लिख लिया,
इसके जो ना रीज़न ये है कि हमने ये जो इक्वेशन है इसको अगेन जैसे आपने इसकी इक्वल पुट किया, तो इसमें हमने बात ये की है कि ये जो है ना इसकी जो स्ट्रेंथ है उतनी ही हमने जो है ना होलो शाफ्ट के लिए कर ली जितना सॉलिड शाफ्ट के लिए किया है। तो हमने इसको जो है ना इसको यहाँ पे ये जो ये आपके पास ये फैक्टर है इसको इग्नोर कर दिया और उसमें जो है ना हमने इसकी D⁻³ ले ली। तो ये एक जनरल वो है रूल है। तो इसमें जो है ना कुछ हमारे पास में होता है डिज़ाइन की चीज़ें हैं, इसमें जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंटल भी जो है ना डाटा इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो है ना ये चीज़ हमने इंक्लूड की है। और दूसरी चीज़ जो है ना ट्विस्टिंग मूवमेंट में बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। तो आपके पास ट्विस्टिंग मूवमेंट है टॉर्क, वो भी जो है ना हम जो है ना इस फॉलोइंग रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। जब हमारे पास पावर जो है ना पावर ट्रांसमिशन गिवन हो, दूसरा के पास आरपीएम गिवन हो, तो हम इससे जो है ना फार्मूले को यूज़ करते हैं जो है ना पावर ट्रांसमिशन का फार्मूला से टॉर्क निकाल सकते हैं P इक्वल टू पाई एन और T इंटू 60। तो T की वैल्यू जो है ना P/60 डिवाइड बाई 2πn। तो यहाँ पे T की जो कैपिटल T की वैल्यू ट्विस्टिंग मूवमेंट है और n जो है ना स्पीड ऑफ शाफ्ट है। और अगर इन केस ऑफ जो थर्ड बात अगर हम देखें नोट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बेल्ट ड्राइव का केस यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो है ना आगे पास जो ट्विस्टिंग मोमेंट है वो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू रेडियस आर की जो वैल्यू रेडियस ऑफ पुली जो है। तो T1 और T2 जो है आगे पास T टेंशन इन द टाइट साइड है और टेंशन इन स्लैक साइड है आपके पास, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने जो है ना एक लाइन शाफ्ट है जो रोटेट हो रही है एट जो है ना 200 आरपीएम और जो ट्रांसमिट कर रही है 20 किलोवाट जो है ना वो आपके पास जो है ना उसकी जो है ना पावर ट्रांसमिशन है। The shaft may be assumed to be made up of mild steel, जो mild steel का हमने कंसिडर कर लिया with a level shear stress of 42 megapascal। तो हमने 42 मेगापास्कल जो है ना उसके अंदर जो है ना वो एक शेयर स्ट्रेस की जो है ना वो वैल्यू ले। तो आपने क्या करना है डिटरमिन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट निगलेक्टिंग द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द शाफ्ट। तो हमने जो है ना डायमीटर ऑफ शाफ्ट को फाइंड करना है और हमने निगलेक्ट क्या करना है बेंडिंग मोमेंट जो है ना उसमें जो बेंडिंग की जो फैक्टर है उसको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल हमारे पास फॉर्मूला हमारे पावर भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है। तो यहाँ से हम जो है ना टॉर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टॉर्क की वैल्यू जो है ना 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 60 आ जाएगी 2 पाई आपके पास n जो है आपके पास 200 है। तो इसमें जो है ना अगर वैल्यूज पुट करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है टॉर्क की वो 955 न्यूटन मीटर और 955 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसको जो है ना इस वैल्यू को यूज करते हुए डायमीटर की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है T इक्वल टू पाई/16 मल्टीप्लाई टॉ मल्टीप्लाई बाई d क्यूब। तो T आपके पास ऑलरेडी 955 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ गया और पाई/16 मल्टीप्लाई बाई टॉ की वैल्यू यहाँ पे 42 है और d क्यूब की d की वैल्यू हमने वैसे भी निकालनी है, ठीक है। तो ये आपके पास इस फार्मूले को जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो यूज़ करते हुए 955 3 डिवाइड बाई 8.25। तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास आएगी वो 115,733 आपके पास वैल्यू होगी। तो इस क्यूब की वैल्यू ख़त्म करेंगे तो आपके पास 42.7। सो उसको राउंड ऑफ करके हम 50 mm हम कह सकते हैं कि 50 mm का जो शेफ्ट है वो हम यूज़ करेंगे। ये जो आपके पास जो इस केस के अंदर जो आपके पास 20 किलोवाट की पावर को ट्रांसमिट भी कर देगा 200 आरपीएम उसकी जो है ना स्पीड होगी। तो उसके लिए हमारे पास 50 mm का जो है ना डायमीटर का शाफ्ट चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल। इसमें भी बड़ा एक सिंपल जो है ना वो एक वो है इसमें जो सॉलिड शाफ्ट इज ट्रांसमिटिंग 1 मेगावाट एट 20 to 40 आरपीएम, ठीक है। 1 मेगावाट जो है ना पावर ट्रांसमिशन हो रही है और जो है ना उसकी 250 आरपीएम उसकी स्पीड है। Determine the diameter of the shaft if the maximum torque transmitted exceeds the mean torque by 20%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना आपके पास रोल पॉइंट है। इसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास जो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड है वो मीन टॉर्क से जो है ना वो 20% ज़्यादा इंक्रीज करके टेक द मैक्सिमम लेवल शेयर स्ट्रेस एट एज 60 मेगापास्कल। तो आपके पास शेयर स्ट्रेस जो है ना वो 60 मेगापास्कल आ रहा है। तो इसमें अब ये 20% आपके पास एक चीज़ आई है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो हम टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, आप जो फार्मूला लगा के पावर का फार्मूला और स्पीड का फार्मूले से जो है ना टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो बेसिकली आपके पास मीन टॉर्क होगा। तो हमने जो है ना वो मैक्सिमम जो टॉर्क है उसके ऊपर जो है ना उसकी डिजाइनिंग करनी है। जो मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर
डायमीटर ऑफ शाफ्ट को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है ना वो एक्सीड कर रहा है 20% जो है ना मीन टॉर्क से। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो आगे पास मीन टॉर्क की जो वैल्यू आएगी उसको जो है ना उसको जो है ना इंक्रीज करेंगे 20% जो है ना उस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, मतलब हम जो है ना 1.2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं देख लेते हैं। तो हमने सिंपल एक फॉर्मूले से जो है ना टी पी टी इक्वल टू पी इंटू 60 मल्टीप्लाई 2 पाई एन से जो है ना हमने वैल्यूज को पुट करने के बाद जो है ना टी मीन की वैल्यू निकाली जो हमारे पास आ रही है 39,784 न्यूटन मीटर, और इस तरह 39,784 मल्टीप्लाई न्यूटन मिलीमीटर में ले लिया हमने। तो मैंने होता है कि हम जो है ना चूंकि यहाँ पर 20% इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमारे पास जो शेफ्ट का डायमीटर शेफ्ट जो हम यूज करेंगे उसमें जो टॉर्क जो है ना वो जो है ना वो आ रहा है वो बेसिकली 20% इंक्रीज कर रहा है मीन टॉर्क से। तो हम इस टर्म को जो है ना 1.2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे पास जो है ना वो 1.2 जो है ना हमने मल्टीप्लाई टी मीन कर देते हैं, हमारे पास वो टी मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इंक्रीज होता है। अगर वो कहते हैं कि डिक्रीज कर रहा है तो आपने फिर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। अब अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हमने इसको 0.2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। तो 0.2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप obvious सी बात है कि जो आप टॉर्क आप निकालेंगे टी मीन की वैल्यू निकलेगी, तो उसको 0.2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो obvious सी बात है कि वो उसकी वैल्यू फिर जो है ना वो कम आएगी, मैक्सिमम टॉर्क की जो है ना वो कम हो जाएगी। इसका मतलब जो है ना हमारे जो इक्वेशन है ये जो हम यहाँ एक्सीड कर रहे हैं, एक्सीड तो नहीं हुआ, फिर वो डिक्रीज का लफ्ज आ जाएगा फिर यहाँ। तो इस वजह से हम 1.2 मतलब ये जो आपके पास जो मीन टॉर्क आ रहा है ऑलरेडी वो आपके पास यूँ समझ लें कि 1 के मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो 20% इंक्रीज करते तो 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें जो इतना इंक्रीमेंट आया आपके पास वो 47,741 मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूटन मिलीमीटर आ गया आपका। तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप जो है ना सिंपली जो है ना वैल्यूज पुट करेंगे टी इजिकल टू पाई बाई 16 टू टॉप मल्टीप्लाई डी क्यूब में। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो डी की वैल्यू आई है 159.4 मिलीमीटर आ गई। हम इसको राउंड ऑफ करके मैं बताया था ये मिलीमीटर के अंदर ये वैल्यूज जो है ना हमारे पास इम्पॉसिबल होती है इसको लेकर आना, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं इन टर्म ऑफ 5 या 10 की जो है टर्म ले लेते हैं। तो उसको राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है वो 160 mm आई है आपके पास। ठीक है, तो ये इतनी जो है ना 60 mm की जो डायमीटर की शेफ्ट है वो यूज़ करेंगे हम। ये जो आपके पास 160 mm की जो शेफ्ट डायमीटर की शेफ्ट है वो इतनी पावर ट्रांसमिट करने के लिए और इतना जो है ना आपके पास आरपीएम को जो है ना बेयर करने के लिए जितना जो है आपके पास शेयर स्ट्रेस को बेयर करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। तो इसमें आपके पास क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट स्टील शाफ्ट ऑफ ट्रांसमिट 620 किलो वॉट एट 200 आरपीएम। तो आपके पास जो है ना वो आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है अगेन। तो उसमें सॉलिड शाफ्ट जो कि पावर ट्रांसमिट कर रही है 20 किलो वॉट, स्पीड आपके पास क्या है 200 आरपीएम के साथ स्पीड मूव कर रही है। तो उसमें अल्टीमेट जो शेयर स्ट्रेस ऑफ द स्टील वे में टेकन एज 360 मेगा पास्कल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 8। ठीक है, तो इसमें ये दो चीज़ें आ गई कि जो आपके पास अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस है वो आपके पास 360 है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ना वो आपके पास 8 है। तो अलेबल शेयर स्ट्रेस में क्या हो जाएगा आपके पास 360 डिवाइड बाय 8 जो है ना आपके पास जो है ना वो अलेबल शेयर आ जाएगा सिंपली। तो इफ द होलो शाफ्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट फाइंड द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर एंड द रेशियो इनसाइड द डायमीटर आउटसाइड डायमीटर इज 0.5। ठीक है, अब ये दूसरा हमारा पार्ट ये है कि आपने जो है ना वो होलो शाफ्ट अगर आप जो है ना इसको यूज कर लें सॉलिड शाफ्ट की जगह, तो उसमें जो है ना इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर निकालना है, जबकि उसमें जो रेशियो है इनसाइड आउटसाइड डायमीटर की वो आपके पास 0.5 है। ठीक है, अब चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना 360 डिवाइड बाई 8 करके जो ना अलेबल शेयर स्ट्रेस को फाइंड कर लेना, जो आपके पास 45 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आपके पास आ गया। तो अब जो है ना सॉलिड शाफ्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं P इंटू 60 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 पाई एन के, इस पे जो है ना वैल्यूज पुट करके तो आपके पास 955 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर जो है ना आपके पास जो है ना वो टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा, वो हमने टी इक्वल टू पाई बाय 16 मल्टीप्लाई टॉप मल्टीप्लाई डी क्यूब में जो है ना अपने वैल्यूज में वैल्यूज को डालेंगे। तो उसमें जो है ना सिंपली आपके पास सॉलिड शाफ्ट के अलॉन्ग जो है डायमीटर आ जाएगा जो आपके पास 47 अगेन इसको 47.6 है जो कि इम्पॉसिबल है लेथ मशीन या किसी भी मशीनिंग के थ्रू जो है ना इसको अचीव करना।
तो हम इसको जो है ना राउंड ऑफ करके 50 लेते हैं। अगर आप ये वैल्यू भी लिखते हो तो ये भी ठीक है, अगर आप ये वैल्यू लिखते हो ये भी ठीक होगा। इसमें घबराने की बात नहीं है कि आपने वैल्यूज ये ली है तो इसको किस तरह ले लिया, तो दोनों वैल्यूज आपके लिए ठीक होंगी। नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना है कि आपने जो है ना वो इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर होलो शेफ्ट, हमने इसकी जगह ही जो है ना वो होलो शेफ्ट को यूज़ करना है, फिर उसके इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर हमें निकालना है। तो इसमें सिंपली जो आपके पास फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू पाई बाय 60 मल्टीप्लाई टॉ इंटू डी नॉट की पावर क्यूब और 1 माइनस के की पावर 4। तो यहाँ के की वैल्यू 0.5 गिवन है, डी नॉट भी जो है ना यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले डी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आपके पास आती है 48.6 से हम उसको 50 mm ले लेते हैं। तो उसमें जो है ना 0.5 से आपको पता है डी आई ओवर डी नॉट इज इक्वल टू के होता है, तो के आगे पास जो है ना वो 0.5 है, तो इस डी नॉट को हम यहाँ ले जाते हैं, तो आपके पास डी आई की वैल्यू वो 25 mm आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास 3 न्यूमेरिकल से रेलेवेंट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो है ना, अगर आप बात करते हैं शेयर सब्जेक्ट टू बेंडिंग मोमेंट ओनली की, अगर हम बात करें कि जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट आएगी शेफ्ट के अंदर, मतलब उसमें से बेंड हो रही है, उसके अंदर जो है ना वो टॉर्जनल का इफेक्ट हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो है ना फिर हम क्या करते हैं, इस केस में जो है ना हम सबसे पहले जो है ना वन द शेफ्ट इज सब्जेक्ट टू बेंडिंग मोमेंट ओनली देन द मैक्सिमम स्ट्रेस इज कंपेयर गिवन बाय द बेंडिंग इक्वेशन। ये बेंडिंग इक्वेशन है आपके पास जो एक हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं, तो एम ओवर आई सिग्मा बी ओवर वाई। तो एम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, आई जो है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द शेफ्ट है, तो जो कि अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलाउंग जो आपके पास अबाउट सॉरी क्रॉस सेक्शनल जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सिग्मा भी अगर बेंडिंग स्ट्रेस है, और इस तरह वाई जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर मोस्ट फाइबर है, मतलब ये आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है और उसका जो आउटर मोस्ट फाइबर का जो डिस्टेंस है वो आपके पास वाई है। तो यहाँ जो सॉलिड शेफ्ट के लिए जो है ना आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो आपके पास होती है पाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय डी की पावर 4, और जो वाई की वैल्यू है वो ऑब्वियस सी बात है वो डायमीटर का जो हाफ है वो आपके पास जो है ना, मतलब इसका जो सॉलिड शेफ्ट का जो डायमीटर है उसका हाफ जो है ना वो आपके पास उसकी हाफ की जो वैल्यू है वो आपके पास वाई के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लें, तो अब आई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो जो है ना आपके पास इसमें पाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय डी की पावर 4, तो इसी तरह डी बाई 2 की वैल्यू यहाँ पुट की तो आगे पास पाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बी मल्टीप्लाई बाय डी की पावर क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। और होलो शेफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो होलो शेफ्ट के लिए फिर जो है ना हम यही अगेन आगे पास जो फार्मूला है, तो उसमें जो है ना पाई बाय 64 डी नॉट की पावर 4 और इस तरह डी आई की पावर 4, और इसमें जो है ना आपके पास ये सिंपल जो फार्मूला है पाई बाय 64 डी नॉट की पावर 4 1 माइनस के की पावर 4 आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमने जो y की वैल्यू है वो हमने डी नॉट ओवर 2 लेनी है, तो उसमें वैल्यूज को जो है ना सबमिट करते जो है ना इसमें हमने इसको अगेन जो है ना y की वैल्यू को पुट करने के बाद जो है ना अगर हम इसको देखें जो है ना इसमें वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में जो m ओवर आई सिग्मा b ओवर y है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आगे पास पाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा b डी की पावर क्यूब और 1 माइनस के की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आगे पास जो है ना वो होलो शेफ्ट के लिए आ गया। तो ये आगे पास जो है ना सॉलिड शेफ्ट के लिए था और ये आगे पास होलो शेफ्ट के लिए था। ठीक है, तो ये हमारे पास केसेस थे, इसकी जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तो विजय अल्लाह आपके सामने।